जय मिथिला दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है ना 100% चल रही होगी, कोई दिक्कत ना होगा उसमें, समझे। आज जो है ना हम आपको बीएसटी का कल जो एग्जाम है उसका हम संपूर्ण किताब का ऑब्जेक्टिव जितना भी है वो हम बता देते हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव? वो नहीं कि 500 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड जो है, हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन जो है देंगे आपको। ऑब्जेक्टिव जो कि है वही देंगे आपको। क्वेश्चन तो हम कल वीडियो में दे ही देते, आज ऑब्जेक्टिव पूरा किताब का करवा देते। देख लीजिए आप भी जो कितना बना सकते हैं कितना नहीं, समझे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा आपको, समझे। तो वो कन्फ्यूजन भी आज दूर कर देंगे और ऑब्जेक्टिव भी पूरा लेके आ गए, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देख लीजिए कितना आप तैयारी हुआ है कितना नहीं हुआ है, इस सबसे ये भी पता चल जाएगा आपको कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं ज़्यादा बिताएंगे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004। सॉरी, इससे पहले देख लीजिए, तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं कि ए फिक्स्ड एसेट्स शुड बी फाइनेंशियल थ्रू, मतलब क्या हुआ, एक अस्थायी पूंजी की एक अस्थायी पूंजी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता रहता है। हिंदी पहले तो हम इंग्लिश में देखते हैं पूरा 10 साल में, उसके बाद उसको हिंदी में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते रहता है, समझे। उसके लिए अलग से एक मॉडल पेपर आता है हिंदी मीडियम का, देख लीजिए इस सब टाइप का, तो उसमें करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इस समय। बाकी क्वेश्चन सही है, समझे, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंशियली थ्रू। पहला लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है हमारे लिए, दीर्घकालिक दायित्व है, कि दूसरा आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, मतलब क्या एक अल्पकालिक दायित्व है, या एक दीर्घकालिक दायित्व और अल्पकालिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए, या तो दोनों है या तो इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कि यह एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। फिक्स्ड एसेट जो है ना हमारा, अस्थायी पूंजी बोलिए बोलिए आपको अचल पूंजी बोलिए, वो हमारा क्या हो जाता रहता है आपको, वो हमारा एक दीर्घकालिक दायित्व होता है, समझे, एक क्योंकि लंबे टाइम के लिए दायित्व होता है। नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज, मतलब कि सन 2004 में भारत के स्कंद विपणियों की संख्या थी, कितना संख्या था इसमें। देखिए आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि देखिए स्कंद विपणियों, हिंदी जो है थोड़ा बहुत अति अटपटा टाइप का लगेगा आपको भी, क्योंकि दूर दूर तक नहीं। हम तो बोलते हैं अगर ग्रेजुएशन भी करेगा तो इंग्लिश में ही करे, हिंदी का कोई अभी जो है ना आपको नेशनल लेवल पे जाएगा तो वैल्यू नहीं रहता है, समझे। हिंदी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इंग्लिश में ही सब आप कुछ होगा आपका। तो देख लीजिए आपको बी में देख लीजिए, अगर बुक के हिसाब से चले, मॉडल पेपर के हिसाब से चले तो इसमें 24 आएगा, लेकिन गूगल के हिसाब से चले और दूसरे पब्लिकेशन के हिसाब से तो इसका आंसर 23 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस सब टाइप का आपके एग्जाम में आ जाएगा कि इस सब टाइप का जो है ना आपको, ये आपको दिया रहेगा 20 भी दिया रहेगा, 21 भी दिया रहेगा और 24 भी दिया रहेगा, 25 भी दिया रहेगा, लेकिन 23 नहीं दिया रहेगा, उस टाइम में हम आपको 24 पे क्लिक करेंगे। अगर 24 की जगह 23 दिया रहेगा तो हम 23 पे क्लिक करेंगे, समझे, मतलब टिक करेंगे। याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैसे 23 होना चाहिए, लेकिन बुक में दिया है अगर इस सब टाइप का आ जाएगा आपको नाम कि 20 21 22 24 जितना में, तो 24 में दे देंगे, और नहीं तो हम समझ गए, अगर 24 रहेगा ऑप्शन में 24, नहीं तो 23 दे देंगे, समझे। फिर आते हैं आपको हम मनी मार्केट डील्स इन, मतलब क्या मुद्रा बाजार जो है ना आपको किस तरह के मार्केट में डील करता है, मतलब व्यवहार करता है। आपको शॉर्ट टर्म फंड में वो करते रहता है, आपको भी पता होगा कि किस टाइप का फंड में करते रहता है, वो आपको शॉर्ट टर्म फंड में, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका हिंदी देख लीजिएगा कि पहली बार स्टॉक एक्सचेंज जो है ना आपको कब स्थापना हुआ था उसका, पहली बार। तो देख लीजिए कब हुआ था, इसका आंसर 1875 में हुआ था। फिर आते हैं स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब कि स्कंद विपणि, इसका हिंदी हो जाएगा कि पहली बार जो है स्कंद विपणि जो है कहाँ स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1875 में। उसके बाद आते हैं आपको कि स्कंद विपणि की सुरक्षा करता है, किसको सुरक्षा करता है, या तो इन्वेस्टर को या गवर्नमेंट को या कंपनी का या इनमें से किसी को नहीं। बताइए, तो वो इन्वेस्टर को काम होता रहता है, समझे। इसका क्या हो जाएगा आपको, इन्वेस्टर, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं अब आपको कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए नियंत्रण प्रबंध का कार्य कौन सा कार्य है, फर्स्ट, प्रथम है कि अंतिम है कि तृतीय है कि द्वितीय है, तो वो हो जाएगा लास्ट, समझे। फिर आते हैं आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, इसका मतलब क्या हो, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा क्या है। इन चारों में से आधुनिक विचारधारा कौन सा है, बताइए। कोषों को प्रबंध करना, मतलब क्या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, या
यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब कोषों का उपयोग करना है, कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, या फिर इस दोनों, ये ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर आते हैं हम आपको, देखिए फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिसीजन एज टू, मतलब जो वित्तीय प्रबंधन जो रहता है वो किस तरह का डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, किस तरह का डिसीजन लेते हैं, वो आपको बता दीजिए कि किस तरह का लेता है। आपको फाइनेंस का लेता है कि डिविडेंड में लाभांश का लेता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कहाँ नहीं, किस टाइप का, तो वो तीनों टाइप का डिसीजन लेता है। क्यों, क्योंकि वो वित्तीय से रिलेटेड है ना, इसलिए। फिर देखिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंधन है, इसमें से क्या वो कला है कि विज्ञान है, कि कला और विज्ञान दोनों है, कौन चीज़ है इसमें से बता दीजिए आपको कौन चीज़ है, तो वो कला और विज्ञान दोनों है, समझे। फिर देखिए आप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कॉर्ड ड्यूरिंग, देखिए इसका हिंदी देखिए आपको, वित्तीय प्रबंध का परंपरागत मतलब कि जो आते जाता रहता है उसी को बोलते हैं परंपरागत, वित्तीय प्रबंध का परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। कब, वो डेट लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1930 से 1940 के बीच, समझे। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था फाइनेंशियल मैनेजर का, जो पुराने मतलब कि बाबा दादा के युग से जो चला रहा था, उसको 1930 से 40 में खत्म कर दिया गया और मॉडर्न अप्रोच ला दिया गया, समझे। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम आपको, देखिए उसके और क्वेश्चन है आपके पास कि, फिर देखिए आप आपको द फॉरमोस्ट, इधर क्वेश्चन नहीं है, इधर से है, देखिए इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि भारत में जो है ना उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, अभी जो अनिवार्य है कि अनावश्यक है कि आपके समय की बर्बादी है, क्या है, तो वो नेसेसरी है, अनिवार्य है अभी के टाइम में। फिर देखिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, मतलब क्या उद्यमिता द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, इसमें से कौन चीज़ देख लीजिए आपको, लार्जर फर्म मतलब बड़ी फर्म में जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप होता है भाई, बड़ा बड़ा फर्म, मुकेश अंबानी का कंपनी रहता है उस समय होता है, कौन चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई आके जॉब कर लेता है, समझे। देख लीजिए आपको, फिर देखिए आपको द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, विश्व की सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो आपको पहली बार दुनिया में कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। दुनिया की बात करें तो अमेरिका में, कौन चीज़, स्टॉक एक्सचेंज का। फिर देखिए आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए आपको उत्पादनमुखी मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, मतलब विपणन का कैसा कॉन्सेप्ट रहता है कि हम सेल पे ध्यान देके, प्रोडक्ट पे कि कस्टमर पे, तो तीनों पे, तो ऑल ऑफ डी हो जाएगा। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि तीनों का ध्यान रखिए, एक तो प्रोडक्ट कैसा अच्छा बन रहा है कि नहीं, कस्टमर मेरे पास आ रहा है कि रिपीटेड कस्टमर आ रहा है कि नहीं, बार बार आ रहा है कि नहीं, सेल्स हमारा हो रहा है कि नहीं, किस बेसिस पे सेल्स हो रहा है, कितना सेल्स होना चाहिए, वो हम हर एक चीज़ आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब क्या, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन, तो आदमी जो बंदा जो खुद जाके जो बेचता है ना, वो सबसे बड़ा महंगा जो है ना आपको एडवर्टाइजिंग होता है, उसका टाइम चले जाता है, इसलिए उसको सबसे महंगा जो है ना प्रचार बोला जाता है। किसको, पर्सनल सेलिंग मतलब व्यक्तिगत विक्रय जो करता है, एडवर्टाइजमेंट तो कर देते रहता है, वो जो पोस्टर तो छपा देता है, उससे ज़्यादा उससे पैसा खर्चा होता है, लेकिन इसमें पैसा के साथ साथ टाइम भी लगता है, इसलिए उसको कॉस्टलीस्ट बोला गया है, सबसे ज़्यादा महंगा। फिर देखिए आपको वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, इसमें से कौन सा है वो बताइए आपको, 5 नंबर में है ना, तो वो आपको कौन सा हो जाएगा आपको, तो वॉइस भी है, कॉमन कॉज दोनों है, तो बोथ ए एंड बी। फिर देखिए आपको द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, इस किस में 1 टीयर में किया जाता है कि 3 टीयर में किया जाता है कि 2 टीयर में किया जाता है कि इसमें से कोई किसी में नहीं किया जाता है, तो आपको 3 टीयर में क्या किया जाता है, आपको समझे, 3 टीयर में किया जाता है आपको। देखिए इसका जो है ना आंसर अगर मॉडल पेपर में रहे तो अमेरिका ही दे दीजिएगा, अमेरिका मॉडल पेपर के अनुसार इसका आंसर अमेरिका ही होगा, तो इसका आंसर अमेरिका ही दे दीजिएगा। फिर आपको आ जाता है, इधर भी हो गया, चलो ये भी खत्म हो गया। फिर आते हैं हम, एक और क्वेश्चन होगा, ये नहीं, हाँ देखिए इसमें हम 2 लगा दिए थे, देख लीजिए, उसके बाद नहीं लगा हुआ, ठीक। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, मतलब क्या हुआ, प्रशिक्षण की विधियां हैं, यह आपको कार्य बदली प्रशिक्षण है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है
कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, कि ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नियुक्तिकरण मतलब क्या है, स्टाफिंग जो रहता है वो आपको नियोजन करना होता है। इसका मतलब कि डायरेक्ट करना होता है, कि कंट्रोल करना होता है। क्या होता है इसका मतलब, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क, मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति को काम पे जो है ना नियुक्त करना, इसका हिंदी होता है, समझे। फिर आता है मनी स्पेंट और स्टाफिंग इज, मनी मतलब कि पैसा जो इस पे जो खर्चा किया जाता है कि स्टाफिंग पे, तो वो किस टाइप का हमारा खर्चा रहता है, वेस्टेज ऑफ मनी है, क्या नियुक्तिकरण पर खर्चा है हमारा, धन की बर्बादी है, कि अनावश्यक है, कि विनियोग है, विनियोजना है, कि इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इन्वेस्टमेंट है भाई हमारा, जो हम खर्चा, इसको खर्चा मत मानिए, समझे, वो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हमको बाद में उसका जो है ना कुछ वैल्यू मिलेगा, इसलिए। फिर आते हैं हम आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मतलब क्या मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। इसमें से कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मतलब मानव संसाधन प्रबंध में, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, सिलेक्शन, चयन, कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से सभी। तो हो जाएगा आपको इसमें से सभी, सिलेक्शन भी इसमें इंक्लूड है, रिक्रूटमेंट भी है, ट्रेनिंग भी है। स्टाफिंग इज, देख लीजिए आपको, मतलब क्या नियुक्तिकरण है, इसमें से पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन का भाग, फंक्शन ऑफ पर्सनल से मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध का कार्य, कर्मचारी प्रबंध कार्य, या ऑल ऑफ दीज मतलब इसमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। फिर आते हैं हम आपको, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेसेसरीज, कम्युनिकेशन इज नेसेसरी मतलब क्या प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। आपको इसमें से कौन चीज़ आवश्यक है, क्लैरिटी होना चाहिए, प्रभावी संचार के लिए मतलब स्पष्टता होना चाहिए, कि निरंतर बोलना चाहिए, कि कर्टेसी मतलब शिष्टाचार में रह के बोलना चाहिए, कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। मतलब क्या हुआ, प्रभावी संचार के लिए हर एक चीज जरूरी रहता है, समझे। फिर आते हैं हम आपको, इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन, अगर आप अपने संचार का प्रमाण रखना चाहते हैं तो यू शुड यूज कम्युनिकेशन, तो आपको संचार का उपयोग करना चाहिए। किस टाइप का संचार, सोचिए किस टाइप का, फॉर्मल मतलब अनौपचारिक, सॉरी इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, फॉर्मल मतलब औपचारिक, वर्बल मतलब मौखिक। किस टाइप का रहना चाहिए, तो आपको फॉर्मल। तब ना आपको देखते बिजनेसमैन सब कौन सा यूज करते रहता है, फॉर्मल मतलब औपचारिक करते रहता है, समझे। फिर आते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, मतलब क्या हुआ, प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है। इसमें से कौन चीज, इसमें लैंग्वेज बाधा है करता है, कि डिस्टेंस दूरी करता है, कि इंडिविजुअल डिफरेंस, कि देखिए हम लोग मैथिली बोलते हैं, वो सब भोजपुरी बोलता है, आगे जाएगा तो कलकत्ता सब जाएगा बंगाली बोलेगा, कैसे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का डिस्टेंस भी चेंज है, कहीं ना कहीं हम लोग का क्या है, आपको डिस्टेंस चेंज है। उसके बाद और बात करते हैं आपको, कहीं ना कहीं हमारा जो है ना आपको लैंग्वेज भाषा में चेंजेस है, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाते रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, उसका मकसद कुछ और रहता है, मेरा मकसद कुछ और रहता है, व्यक्तिगत भिन्नता रहता है सबके अंदर, तो ऑल ऑफ डीज हो जाएगा। मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज, मतलब देख लीजिए आपको चार का क्या हो जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा सी, कम से कम सॉरी चार जो है ना आपको निर्देशन का प्रमुख तत्व कितना रहता है, चार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, नियंत्रण क्रिया है, इसमें से महंगी क्रिया है वो, कि आपको अनार्थिक है, अनइकोनॉमिक, कि चीप है, सस्ती, कि इसमें से कोई नहीं है। तो आपका हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉस्टली है। देखिए कंट्रोल जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये आपको भी पता होगा। नियंत्रण की क्रिया जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉस्टली माना जाता है। उसके बाद आप आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 1 से लेके आपको 5 चैप्टर तक हम बता दिए हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर देख लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो देख लीजिए आप, समझे, देख लीजिए, वो हम आपको लिंक दे देंगे। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूरा बताए हुए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आगे चल के देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो सकता है तो अगर आप अपने से बनाना चाहेंगे तब। देखिए पूरा क्वेश्चन इसमें इसका बात करें तो हम बताए हुए थे आपको 26 के 26 क्वेश्चन, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में 26 के 26 क्वेश्चन, समझे। और ये आपको 30 से 40 क्वेश्चन होगा। पूरे क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, सोच लीजिए, रट जाइए आप लोग, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।